हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू एच एजुकेशन, जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट, फास्ट और थोड़ी सी मस्त। आज हम फिर से आए हैं वन शॉट वीडियो लेके अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। आज हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4, जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। आई होप आपने इसके रिमेनिंग यूनिट्स जो थी, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो क्यों बैठे हो, जाओ उसको भी देखो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बहुत इजीली। अगर नहीं मिलते हैं तो प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो, ठीक है, तो जाओ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अब मैं बैक टू बैक न्यू सब्जेक्ट और न्यू यूनिट्स के साथ अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने यूनिट के साथ, जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसमें कौन से टॉपिक्स अपने कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट प्लानिंग को पढ़ेंगे, कैसे हम प्लान करेंगे प्रोजेक्ट को, ये आपका इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद आता है आपका कॉस्ट कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस आपका 10 नंबर में भी पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये 10 नंबर में पूछा जाता है आपका। और लास्ट टॉपिक है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है? प्रोजेक्ट प्लानिंग ये होता है, एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग ही प्रोजेक्ट की जान होती है। ये तो हम सबको ही पता है, ठीक है। अब ये समझ लो, आप पबजी खेलते होंगे या फ्री फायर खेलते होंगे, ठीक है। आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट करा है, तो बिना प्लानिंग के साथ उस गेम को जीतना तो मुश्किल है ना। तो यही होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले जरूरी ये होता है कि प्रोजेक्ट टाइम पे और सक्सेसफुली कंप्लीट हो, ठीक है। यही चीज मैंने लिखा है, प्रोजेक्ट प्लानिंग इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपर्ट्स का एस्टिमेशन चाहिए होता है। मतलब जैसे वेदर फोरकास्ट के बिना पिकनिक रिस्की होता है। अगर वेदर फोरकास्ट नहीं देखा, है ना, और हम पिकनिक पे चले गए, बारिश हो गई, तो सबका ही मूड स्पॉइल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है फाइनेंस का रोल होता है। मतलब अगर पैसा सही मैनेज करोगे तो बिजनेस आपका प्रॉफिट की ओर जाएगा। अगर आप पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करोगे तो आपका बिजनेस जो है वो लॉस में भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर को एक प्रॉपर फाइनेंशियल की समझ होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, प्रोजेक्ट जो है मिड वे में ही रुक जाता है। मतलब मिड वे मतलब रास्ते में ही, बीच में ही रुक जाता है, अगर एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल की समझ ही नहीं होती तो, ठीक है। यही सेम चीज मैंने इन 6 पॉइंट्स में लिखे हैं, पढ़ लेते हैं। इट रिलाइज ऑन एक्सपर्ट फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल डिसीजन आर की टू प्रोजेक्ट ग्रोथ एंड सर्वाइवल, entrepreneur must understand the role of finance in planning and implementation. Financial decisions directly impact profitability. Good financial analysis help to reduce business cost. ठीक है, तो ये था। उसके बाद आते हैं इसके कुछ मेन पर्पस क्या होते हैं फाइनेंशियल फंक्शंस के, ठीक है। सबसे पहला होता है पैसा कितना चाहिए, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल नीड, ठीक है। कहाँ से आएगा, जो फंडिंग सोर्स है उसको फाइनलाइज करना, ठीक है। अरेंज फंड्स एंड टेक एक्शन, कैसे यूज होगा जो हमने फंड लिया है। यूज फंड प्रॉपरली, जो हमने फंड लिया है उसको सही तरीके से यूज करना। प्लान रीपेमेंट ऑफ फंड्स, प्लान करना है कि जो हमने फंड लिया है उसको कैसे रिपे करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एमएनसीज हैव डिसाइडेड फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर मैनेजिंग ऑल फाइनेंशियल टास्क, ठीक है। एमएनसी के पास जो होता है फाइनेंशियल टीम होती है। मतलब स्मॉल बिजनेस में सब कुछ बॉस खुद ही करता है, राइट, हम सबको ही पता है, क्योंकि वो स्मॉल बिजनेस है, वो इंडिविजुअल है। तो इसलिए स्मार्ट और केयरफुल रहना बहुत जरूरी होता है। अगर वो स्मार्ट और केयरफुल नहीं रहेगा तो क्या है, उसका जो स्मॉल बिजनेस है वो लॉस में भी जा सकता है, ठीक है। जिसके वजह से जो फंड उसने लिए है वो रिपे नहीं कर पाएगा। दे हायर फाइनेंशियल एक्सपर्ट फॉर केयरफुल हैंडलिंग, ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइजेस ऑफन लैक सच डिपार्टमेंट्स, ठीक। In small business, entrepreneur manage finance themselves. Hence, they should be cautious and consult expert. वो क्या है, उन्हें एक तो कंसल्ट लेना चाहिए एक्सपर्ट का, ठीक है। दे मस्ट कंसिडर नीड्स, यूटिलिटी, कॉस्ट, प्रॉफिट, रिटर्न, सेफ्टी एंड फंड अवेलेबिलिटी,
ये सारी चीजें उन्हें देखनी चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। वाइल एनालाइजिंग, जब वो एनालाइज करे तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए, फाइनेंस कहाँ से होगा, थिंक अबाउट द एंटायर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड फाइनेंशियल नीड। तो ये होता है हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साइड, जिसको कहते हैं हम कॉस्ट कैपिटल। व्हाट इज कॉस्ट कैपिटल? कॉस्ट कैपिटल क्या होता है आपका, जहाँ जैसे पैसा जहाँ प्लानिंग वहाँ, अगर पैसा नहीं होगा तो प्लानिंग करने का भी कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ इल्यूजन कर सकते हो कि हाँ मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं वो बिजनेस करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब सोचो एक पिज्जा बनाना है, ठीक है। इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट जो है, इंग्रेडिएंट का जो खर्चा है वो भी तो सोचना पड़ेगा ना, वो कैसे करना होगा हमें। क्योंकि पिज्जा में उसका पिज्जा बेस हो गया, मोज़रेला चीज हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सॉस वगैरह हो गया, सारी चीजें उसमें आ गई, ठीक है। तो इसके कुछ वो होते हैं, देखते हैं सबसे पहले। कैपिटल इज क्रूशियल फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग अ प्रोजेक्ट। बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है कैपिटल के लिए, ठीक है। कॉस्ट, टोटल एक्सपेंसिव इन अ प्रोजेक्ट। कैपिटल हो गया आपका पैसा जो प्रोजेक्ट शुरू करने में आपका लगता है, ठीक है। कॉस्ट हो गया जो आपका टोटल खर्चा आता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉपर कॉस्ट प्लानिंग हेल्प इन बेटर कंट्रोल एंड प्रॉफिट। अगर आपने अच्छे तरीके से प्लान को कॉस्ट को अच्छे तरीके से प्लान करा होगा, तो वो आपकी मदद करेगा कि कैसे कंट्रोल करना है अपने बिजनेस को, कैसे प्रॉफिट पाना है उससे, ठीक है। रिड्यूस लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, ईटीसी। कॉस्ट डिपेंड करता है ऑन सोर्स, अमाउंट, रिस्क एंड रीपेमेंट टर्म। रीपेमेंट टर्म मतलब जहां से हमने फंड लिए हैं, ठीक है, वहां से। उसके बाद आता है हायर कैपिटल कॉस्ट, मतलब जितना हायर कैपिटल कॉस्ट होगा उतना ही हमें लोअर प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर मस्ट कीप कैपिटल कॉस्ट लो एंड अंडर कंट्रोल। मतलब एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए कि जो अगर वो कैपिटल कॉस्ट को लो कर रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। देयर ऑलवेज अ गैप बिटवीन एस्टिमेट एंड एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे एक गैप होता है, एस्टिमेट जो हम रखते हैं वो, और एक एक्चुअल कॉस्ट दोनों में। क्योंकि जो हम सोचते हैं, हम तो ये सोच के चलते हैं कि 10,000 रुपए का खर्चा होगा, लेकिन कुछ चीजें हमें और एडवांस में लेनी पड़ जाती है, तो वो 10,000 का 20,000 रुपए हो जाता है। तो एक गैप आ जाता है उस बीच में, है ना। उसके बाद आता है कॉस्ट वेरिएशन का रीजन क्या है। सबसे पहले डिले होना, ठीक है। पुअर प्लानिंग, प्लानिंग अगर सही तरीके से नहीं होगी तो प्रोजेक्ट आपका लॉस में जाएगा, ठीक है। इनपुट प्राइस चेंज, कि आपका प्राइस कितना होगा, इनपुट मतलब बाहर जो आप प्रोडक्ट अपना सेल करोगे। वेस्टेज, कितना आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लैक ऑफ टीम एंड एक्सपर्टाइज, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, अगर आपके पास टीम ही नहीं है तो वो जिस बंदे को नीड है वो उस तक कैसे जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। या अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कैसे कवर करना है या कैसे उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, इसका कौन बताएगा। लैक ऑफ एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट नहीं है आपके पास, ठीक। सेविंग कॉस्ट मतलब मोर एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड, जस्ट लाइक इक्विटी एंड लोन्स। ये एक की होता है फाइनेंशियल डिसीजन का, इन्वेस्टमेंट का और लीजिंग का, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों का होता है। इट इज अ की पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालाइज जस्ट लाइक DCF मेथड, ठीक है। डिबेट, हैवी प्रोजेक्ट इज इक्वल टू लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। डिबेट हैवी प्रोजेक्ट का कैपिटल कॉस्ट कम होता है पर रिस्क हाई हो सकता है, ठीक है। यही सेम चीज है इसमें। अगर लो कैपिटल कॉस्ट होगा तो हाई प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा, एंटरप्रेन्योर को प्लानिंग में स्मार्ट बनना होगा, ठीक है, उसे लॉजिकली चीज समझनी होगी इस चीज को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा, पैसे अरेंज करने का एक एवरेज कॉस्ट होता है, जैसे कि लोन हो गया, फंड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज। तो ये था हमारा कॉस्ट कैपिटल कैसे होता है। ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है बस बेसिकली, ठीक है। तो इसको इतना ज्यादा ध्यान से हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रिस्क एनालिसिस। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिस्क एनालिसिस। ये आपका 10 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले आता है व्हाट इज रिस्क। रिस्क क्या होता है, एक अनसर्टेनिटी होती है, एक वेरिएबिलिटी होती है जो बाहर आती है हमारी, ठीक है। मतलब अगर मैंने कुछ पैसा लगाया, ठीक है, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी की वजह से मुझे
रिस्क हो सकता है, मतलब मेरा लॉस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद भी मैं अपना उस बिजनेस को, अपने उस प्रोजेक्ट को आगे रन कराऊंगी, ठीक। इसमें इसका क्या होता है, इट एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस डिसीजन, ये एग्जिस्ट करता है हर एक बिजनेस डिसीजन के अंदर, ठीक है। रिस्क लेवल जो है डिपेंड करता है किस टाइप का बिजनेस है और एंटरप्रेन्योर की स्किल क्या है, ठीक है। तो इसका पढ़ते हैं हम, टाइप ऑफ रिस्क हैंडलिंग टेक्निक, कंसिडर रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट अलोन, ठीक है। कंसिडर रिस्क इन मार्केट कॉन्टेक्स्ट, मतलब अलोन जो हम अपने बिहाफ पे देखते हैं प्रोजेक्ट का रिस्क, ठीक है। प्रोजेक्ट अब यहाँ पे आ गया कंसिडर रिस्क इन मार्केट कॉन्टेक्स्ट, मतलब मार्केट के तौर पे जो हमें रिस्क होगा वो देखना, ठीक है। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ रिस्क, सोर्स ऑफ रिस्क कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क, मतलब पुअर प्लानिंग और एस्टिमेशन का एरर होना, जैसे एक गैप आ जाता है, ठीक है, एस्टिमेशन के बीच में और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में। कॉम्पिटिटिव रिस्क, मतलब एक्शन बाय कॉम्पिटिटर्स, आपने कोई चीज 10 रुपए की बेच रहे हो, ठीक है, वो रेट कम कर देगा, वो 5 रुपए की कर देगा, ठीक, तो कंपटीटर ने क्या करा, अपना एक्शन लिया। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, टैक्स चेंज और गवर्नमेंट रूल्स, टेक्निकल चीजें जो है वो चेंज हो सकती है और गवर्नमेंट के रूल्स भी बाय चांस चेंज हो सकते हैं, ठीक है। मार्केट का रिस्क, इन्फ्लेशन हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हाई हो सकते हैं और गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो भी उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे 4 पॉइंट सोर्स ऑफ रिस्क के, ठीक है। उसके बाद आता है मेजर ऑफ रिस्क, हम कैसे रिस्क को मेजर कर सकते हैं। टूल को यूज करके, जैसे रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, ठीक है। बेसिकली हम इसमें प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, ठीक, स्टैटिक्स के यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोस्ट यूज्ड, गिव फुल रिस्क इंफॉर्मेशन, हेल्प प्रेडिक्ट एक्सपेक्टेड आउटकम्स, इजी टू कैलकुलेट। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपना मेजर करते हैं रिस्क को। क्यों? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन देता है हमारे रिस्क को, और ये जो प्रेडिक्ट करता है वो बहुत ही एक्सपेक्टेड होता है, बहुत ही करेक्ट होता है, ठीक है, और बहुत ही इजी होता है कैलकुलेट करना। फिफ्थ पॉइंट आता है व्हाट इज रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस जो होता है, जो डर गया वो बिजनेस हार गया, वो वाला सीन है। अगर तुम डर गए, ठीक है, तो तुम बिजनेस ही नहीं कर सकते। अगर तुम रिस्क लेने के काबिल नहीं हो, या तुम अगर ये सोच रहे हो कि रिस्क होगा, मैं नहीं कर सकता वो, तो भाई देखो, बिजनेस में रिस्क लेना जरूरी है, बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं होता, ठीक है। रिस्क तो हर बिजनेस में होता है, पर स्मार्ट बंदा यूज हैंडल करता है, ठीक है, उसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। तो एंटरप्रेन्योर मस्ट स्टडी एंड अंडरस्टैंड रिस्क, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको स्टडी होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए रिस्क का, ठीक है। अप्लाई करना चाहिए उसे सिस्टमैटिक प्लानिंग को, प्लानिंग की तरह कि मैनेज कैसे करना है उस रिस्क को, ठीक है। नॉट ऑल रिस्क कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स बट शुड स्टिल बी स्टडी। बहुत सारे रिस्क ऐसे होते हैं जो मनी के टर्म पे नहीं मेजर करे जा सकते, लेकिन हम उसे फिर भी अपनी स्टडी के हिसाब से, मतलब जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ईच प्रोजेक्ट हैज डिफरेंट रिस्क लेवल, हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना रिस्क लेवल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट इज रिस्क एनालिसिस, ठीक है। इसका मैंने आपको बता दिया टाइप ऑफ रिस्क, हैंडलिंग टेक्निक, सोर्स ऑफ रिस्क, मेजर ऑफ रिस्क एंड रिस्क एनालिसिस। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 10 नंबर में, ठीक है। वो क्या करेगा, सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में भर देगा। अब इस चक्कर में क्या होता है, आपने व्हाट इज रिस्क पढ़ लिया, फिर आप एक टॉपिक भूल गए, जो सोर्स ऑफ रिस्क आपने लिख दिया। तो ये नहीं करना, हमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना है सबसे पहले, उसके बाद हमें आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये आपका 10 नंबर में पूछा जाता है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। लंबी रेस का घोड़ा बनाने के लिए लंबी इन्वेस्टमेंट तो करना जरूरी है। आपने कहावत सुनी होगी, ये लंबी रेस का घोड़ा बनने, है ना। इसके लिए क्या है, जितना लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे हम उतना ज्यादा अच्छा होगा। जैसे घर बनाने के लिए एक बार बड़ा पैसा लगता है ना, वैसे ही बिजनेस के एक्सेस के लिए भी हम एक ही बार ही इन्वेस्ट करते हैं। ये तो है नहीं, घर बनाया फिर तोड़ा फिर बना लिया, फिर तोड़ा फिर बना लिया, नहीं, एक ही बार बनता है लाइफ में पूरा, है ना। तो उसको कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर।
इसका मतलब क्या होता है? स्पेंडिंग मनी ऑन बाइंग, इम्प्रूविंग और मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट दैट विल हेल्प द बिजनेस फॉर मैनी ईयर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया बाइंग मशीनरी, कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ऑफिस और अपग्रेडिंग आईटी सिस्टम। ठीक है, अब इसके कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, वो पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस में क्या हो गया आपका? स्मॉल एंटरप्राइजेस में आता है आपका द एंटरप्रेन्योर मेक ऑल डिसीजन बाय हिमसेल्फ। स्मॉल हो गया है ना, तो वो इंडिविजुअल है, तो वो सारे डिसीजन अपने हिसाब से ले सकता है। प्लानिंग एंड पॉलिसीज, ही प्लान्स पॉलिसीज एंड लुक एट डिफरेंट ऑप्शन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है, ही आस्क एक्सपर्ट टू हेल्प अंडरस्टैंड रिस्क। ठीक है, डिपेंड करता है ऑन एक्सपीरियंस पे, और डिसीजन आर बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योर नॉलेज एंड स्किल्स आल्सो। ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन आर मेड बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट। डिसीजन जो है एक्सपर्ट टीम से करे जाएगा तो ज्यादा बेटर है। Team focus. The team look at important things like how the investment will benefit the company and how long it take to get return. टीम का एक फोकस होना चाहिए, जो हमने इन्वेस्ट करा है, ठीक है, उसका कितना बेनिफिट मिलेगा हमारी कंपनी को, और जो हमने इन्वेस्ट करा है वो कब तक हमारी कंपनी को रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम कंज्यूमिंग। टीम डिसीजन टेक मोर टाइम देन इंडिविजुअल वंस। ठीक है, टीम का जो डिसीजन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल वंस के। इंडिविजुअल में क्या है, वो अपने आप इंडिविजुअल, ठीक है, अपना डिसीजन लेता है। टीम में क्या होता है, 5-6 लोग होते हैं, उन सबके ओवरव्यू लेके, उन सबकी बात सुनने के बाद हम डिसीजन लेते हैं, तो उसका टीम का जो डिसीजन होता है वो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक, उसके बाद आता है 8 हमारा फंड रिलीज। फंड रिलीज क्या होता है? वंस द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड द फंड्स आर गिवन। तो ये था हमारा कुछ इसके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये आपके 8 पॉइंट थे। 8 पॉइंट अपने याद रखना। स्मॉल एंटरप्राइजेस, प्लानिंग एंड पॉलिसीज, एक्सपर्ट के हेल्प, डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, टीम का फोकस, टाइम कंज्यूमिंग और फंड रिलीज्ड। ठीक है, तो ये था हमारा व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको CAC कैपिटल EX इससे भी आप पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये था। इसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है शो हाउ कैश मूव इन एंड आउट ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब कितना आपने कैश बाहर दिया है, मतलब कितना आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और कितना आपको वापस आया है। ठीक है, एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उसको कहते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट टेल्स यू वेयर मनी केम फ्रॉम एंड वेयर इट वेंट। ठीक है, why is it important? क्यों ये important है? helps know if the business has enough cash to pay bills। ये क्या होता है? इसकी वजह से हमें पता चल जाता है अगर बिजनेस के पास, जो हमने बिजनेस शुरू करा उसके पास अगर पैसे होंगे, तो हम क्या है, अपने बिल्स को पे कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारे शो करता है फाइनेंशियल हेल्थ को और लिक्विडिटी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वेस्टर के लिए और बैंक के लिए बिफोर गिविंग लोन्स। ठीक, सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक। अब इसमें क्या होगा, लेट्स से अ बिजनेस हैज द फॉलोइंग कैश मूवमेंट इन अ मंथ। सोल्ड गुड टू कस्टमर 50,000, जो प्लस हुआ है हमारा। पेड रेंट आपका 10,000 माइनस में गया है। बॉट न्यू मशीन 20,000 की ली उसने। टुक बैंक लोन 30,000 का लिया उसने, और पेड स्टाफ सैलरी 15,000 लिया। उसने क्या करा, प्लस जो है हमारा कैश इनफ्लो है, माइनस जो है वो आउटफ्लो है जो हमने दिया है। अब इसका टोटल कैश फ्लो हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा कैश फ्लो जो है, इन कैश इनफ्लो जो है उसको तो हम ऐड कर देंगे, और जो आउटफ्लो उसको हम माइनस कर देंगे। यही सेम चीज हमने यहाँ पे करी है। उसके ये जो 35,000 आया है, ये होगा हमारा टोटल कैश फ्लो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपना प्लानिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में पूछा जाता है दो तरीके से। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और उसकी प्लानिंग क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्लानिंग कैसे होती है। ठीक है, कैश फ्लो एस्टिमेशन इज अ की, मतलब estimating how much money is spent and earned is the most important and also the hardest part। इसमें क्या होता है, कितना मनी हमने स्पेंड करा,
कितना मनी हमने अर्न करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ही मुश्किल पार्ट भी होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो होता है उसमें ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, many people are involved. Engineers, marketer, cost accountant and other help estimate expenses and income are involved. बहुत सारे तरीके के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हम इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं, उसकी प्लानिंग देख रहे हैं, तो हमें इन कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब सीए जो है उसकी नीड होगी, मार्केटर्स की नीड होगी, इंजीनियर्स की नीड होगी। ठीक है, थ्री मेन कैश फ्लो टाइप्स होते हैं प्रोजेक्ट में। सबसे पहले होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब मनी स्पेंड एट द स्टार्ट, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने मनी अपना स्पेंड किया होता है। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस, मतलब मनी अर्न ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, जितना मनी हमने कमाए हैं या हमने जितना अर्न करा है प्रोजेक्ट में। ठीक है, टर्मिनल कैश फ्लो, मतलब फाइनल कैश अर्न और स्पेंड व्हेन द प्रोजेक्ट एंड, मतलब हमने फाइनल में कितना अर्न करा है और कितना स्पेंड करा है प्रोजेक्ट को एंड करने के बाद। ठीक है, इसके बाद आता है फाइनेंस मैनेजर्स जॉब। तो इसमें क्या होता है, टू कोऑर्डिनेट बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड मैनेज ऑल कैश रिलेटेड प्लानिंग। इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट और मैनेज के बीच में कैश से रिलेटेड सारी प्लानिंग होती है। ठीक है, सोर्स ऑफ कैश इनफ्लोस, मतलब जैसे लोन हो गया, सेलिंग गुड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इनकम हो गया। ठीक है, सोर्स ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब बाइंग मटेरियल, पेइंग बिल्स, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एंड डोनेशन। कैश इनफ्लो मतलब जो हम अपना बेच रहे हैं, प्लस में जो हो रहा है हमारा। ठीक है, जो हम ले रहे हैं वो हो गया। सोर्स ऑफ कैश आउटफ्लो, जो हमारे अकाउंट में से माइनस हो रहा है, जैसे बिल पे करना हो गया, ट्रांसपोर्ट पे करना हो गया, डोनेशन पे करना हो गया, या अपने एम्प्लॉय की या वर्कर की सैलरी देनी हो गई। ठीक है, 8 पॉइंट आता है आपका, कैश फ्लो शुड बी प्लान वेल। ऑल मनी कमिंग एंड गोइंग आउट बट मस्ट बी ट्रैक केयरफुली, कि वो मनी कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैनेजिंग कैश फ्लो, फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो मैनेज करता है बोथ इनफ्लोज एंड आउटफ्लो एफिशिएंटली। ठीक है, दोनों ही चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करता है वो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, a report that show how money movement in and out over the time। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड में कितना मनी आया है, कितना मनी गया है, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनती है। ठीक है, फिर वो हमारे पास आती है, हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना मनी आया था, कितना मनी गया है। ठीक, तो ये था प्लानिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थी हमारी वन शॉट वीडियो यूनिट 4 की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो जाइए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने लास्ट टाइम जो पढ़ने वाले दोस्त होते हैं उनको। ठीक है, और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना मुझे, आपको वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर अपडेटिंग द न्यू यूनिट्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे विद एजुकेशन। तब तक के लिए बाय।